अच्छा भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नोड जेएस और मोंगोडीबी और उसके साथ एक्सप्रेस। मतलब आखिर में आपने स्टार्ट में कोर्स का नाम पढ़ा था मर्न। मर्न में सिर्फ आर पहले पढ़ा, बाकी ये तीनों के तीनों एंड पे आप लोग पढ़ रहे होते हो। मोंगो, एम स्टैंड फॉर मोंगो था, ई का मतलब एक्सप्रेस, आर जो हम बीच में पढ़ चुके हैं, और एन नोड जेस, आर क्या रेक। तो अभी तक हमने सिर्फ आर पढ़ा, अब इन तीनों को हम स्पीड में पढ़ेंगे, नोड जेस, मोंगो डीबी और एक्सप्रेस। देखिए नोड जेस हमारे पास भाई, हाँ, आपके जो कोर्स का नाम था वो था वेब एंड मोबाइल, जिसमें हम मेन स्टैक पढ़ाएंगे। मेन स्टैक के अंदर एम होता है मोंगो डीबी, ई होता है एक्सप्रेस, आर होता है रेक, एन होता है नोड जेस। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इस आर को पकड़ा हुआ था। आर के लिए पहले हमने एचटीएमएल पढ़ी, फिर हमने सीएसएस पढ़ी, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ी, क्योंकि तीनों में आर का ज़रूरी था। रेक से पहले आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। उसके बाद आपने रेक पढ़ी, रेक के बाद आप नेक्स्ट पे गए, और नेक्स्ट के बाद आप वापसी आप MEN पे आ रहे हो। मीन मतलब मेन के ऊपर आ रहे हो, जिसके अंदर मोंगो डीबी पढ़ोगे, एक्सप्रेस पढ़ोगे और नोड जेएस पढ़ोगे, और उसके बाद फिर से आप रेक नेटिव की साइड पे चले जाओगे, ताकि आप मोबाइल एप्लीकेशन के डेवलपर बन सको। तो हमारी कोशिश होगी कि हम रमज़ान में मोंगो डीबी, एक्सप्रेस और नोड जेएस ये तो ख़त्म हो, ताकि ईद के बाद हम लोग रेक नेटिव की साइड पे जाएं। ताकि क्योंकि ईद के रमज़ान के बीच में रेक नेटिव स्टार्ट की, इधर इतने आएंगे, फिर हम क्योंकि रोज़ा भी होगा तो एक क्लास में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं आएंगे, क्योंकि रेक नेटिव का सेटअप भी इतना बड़ा होता है। रेक नेटिव के अंदर तकरीबन 3 वीक तो लगेंगे, 3 से 4 वीक, मतलब एक मंथ। अभी एक ये रमज़ान का महीना और एक इससे ईद के बाद लगेगा, अभी 2 महीने अभी भी हमारे पास, क्योंकि ये नोड जेएस, मोंगो डीबी छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये भी बहुत लंबी चीज़ें हैं। अच्छा, तो सबसे पहले कि भाई ये तीनों के तीनों क्या है। नोड जेएस आपके पास कोई भी एपीआई को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी एपीआई जब आपको क्रिएट करनी हो तो आप नोड जेएस को यूज़ करते हो। मोंगो डीबी आपके पास डेटाबेस था, इससे पहले आपने फायरबेस पढ़ा था। अब सवाल होगा फायरबेस क्यों पढ़ाया था जब मोंगो डीबी, क्योंकि रेक के साथ आपको कोई ना कोई डेटाबेस तो आना चाहिए था ना। तो वो उस टाइम हमने डेटाबेस फायरबेस पढ़ा था। जो छोटी मतलब एप्लीकेशन होती है उसमें आप फायरबेस यूज़ कर सकते हो एपीआईज बनाने के लिए। एपीआईज जो भी होंगी ना, जो एपीआईज आप क्रिएट करोगे वो नोड जेएस के अंदर करोगे। नोड जेएस फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, और इसके कुछ रूल्स हैं, उसको फॉलो करना है आपने। मोंगो डीबी डेटाबेस है, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है। जी, एक्सप्रेस और एक्सप्रेस जेएस एक ही चीज़ है, दोनों की दोनों। ये क्यों यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी है जो नोड जेएस की एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज़ की जाती है। नोड एक्सप्रेस एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि नोड जेएस की सपोर्ट करती है एपीआईज को बनाने के लिए। अगर हम प्योर नोड जेएस पे बनाते हैं तो बहुत मुश्किल बनती है, तो आप इजीली एक्सप्रेस को यूज़ कर लेते हो। पूरा हल आपको जो मेन काम है वो एक्सप्रेस करके देता है। तो मोंगो डीबी हमारे पास डेटाबेस है। अक्सर होता है कि आपके पास एक क्लाइंट होता है, बीच में आपके पास मिडल वेयर होती है, और एंड पे आपके पास क्या होता है, डेटाबेस। हमने अगर यहाँ पर देखा तो आपने रेक्ट आपका क्लाइंट था, एपीआई आपकी मिडल वेयर, डेटाबेस आपका मोंगो डीबी। अब आप इसमें रेक चाहो, एचटीएमएल चाहो, नेक्स्ट जेएस चाहो, मतलब कुछ भी रख सकते हो। क्लाइंट साइड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्लाइंट में आपने ये तीनों पढ़ लिया, जिसके अंदर अब ये आपके पास क्या है, एपीआई, और लास्ट क्या आपके पास, डेटाबेस। ये आपका मिडलवेयर क्यों, कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा एपीआई को, एपीआई वैलिडेशन होने के बाद
एपीआई जाएगी किसके पास, डेटाबेस के पास, और फिर डेटाबेस वापसी रिस्पॉन्स करेगा एपीआई को, फिर एपीआई रिस्पॉन्स करेगी आपके क्लाइंट साइड, आपके फ्रंट एंड रिएक्ट वगैरह को। तो अब इसलिए एपीआई को बोला जाता है ये मिडलवेयर है, ये आपके फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज की जाती है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक मिनट में चेक कर लूं मुझे। हाँ ये शुक्र है, थोड़ी सी इंग्लिश आती है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है कि आपके पास एप्लीकेशन के बीच में जो इंटरफेस बन रहा है, जो कनेक्टिविटी बन रही है, उसकी हेल्प कर रहा होगा एपीआई। अच्छा, तो वो क्या, नोड जेस, तो जो भी आपकी नोड जेस पे एपीआई बनाई जाएंगी वो आपकी एज अ मिडलवेयर होगी डेटाबेस और फ्रंट एंड के लिए। फ्रंट एंड वाला रिक्वेस्ट मारेगा एपीआई को, एपीआई रिक्वेस्ट करेगी डेटाबेस को, फिर डेटाबेस वापसी देगा रिस्पॉन्स एपीआई को, फिर एपीआई रिस्पॉन्स देगी किसको, फ्रंट एंड को। मिसाल के तौर पे आप कोई भी बैंक जाते हो तो बैंक के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, वो डायरेक्ट पहले आपको चेक करता है। अगर आप सही होते हो तो आपको अंदर जाने देता है, नहीं होते कोई मसला होता है तो बोलता है भाई पहले ये चीज़ बाहर रख क्या, फिर अंदर आना। तो इसलिए क्या है, एपीआई भी आपको ये बोलती है कि क्या ये यूज़र वैलिडेट है या नहीं। अगर ये हमारा यूज़र है और इस ऐप के रिलेटेड यूज़र है तो उसको डेटाबेस तक का एक्सेस दो, अगर नहीं है तो एपीआई वापसी फेंक देती है कि नहीं भाई आप आगे जा ही नहीं सकते, जिसके लिए आप ऑथ मिडलवेयर बनाते हो। ऑथ मिडलवेयर से आपको फ्रंट एंड से क्लाइंट एक अपना टोकन देता है कि भाई ये टोकन पकड़ो और चेक करो कि मैं वैलिडेट हूँ या नहीं। अगर वैलिडेट हूँ तो डेटाबेस तक की रसाई दो, नहीं तो वापसी भेज दो। तो ये मिडलवेयर का काम कर रहा होगा एपीआई। सही है भाई। तो अब हमें क्या है कि इससे पहले हमने फायरबेस यूज किया, उसमें क्या था कि हमें पता नहीं था कि किस तरह डेटा स्टोर हो रहा है, सिर्फ सामने नजर आता था। अभी क्या है कि आप खुद ऐसी सिंपल क्यूरी लिखोगे कि मोंगोडीबी में डेटा किस तरह स्टोर होगा। तो मोंगोडीबी को यूज करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर मोंगोडीबी कंपास होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको हम लोग अभी करते हैं। सबसे पहले सिंपल एपीआई बनाते हैं। तो मोंगोडीबी एक आपके पास डेटाबेस है जिसमें आप मल्टीपल अपने सर्वर सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्या है कि सर्वर सेलेक्ट करने का मकसद कि जब आप मैक्रो सर्विस की तरफ जा रहे होते हो, मैक्रो सर्विस, अब आप बोलो सर मैक्रो सर्विस भी सिखाओ, ये मैंने खुद भी नहीं सीखी, ये डिवॉप्स वाले करके देते हैं कि आपके पास मल्टीपल सर्वर्स होते हैं। अगर कोई सर्वर बैठता है तो ऑटो रीन्यू उसके पास वाला सर्वर हो जाता है। मतलब अगर पाकिस्तान का, अब जैसे व्हाट्सएप जो है वो इशू कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो मिसाल के तौर पे क्या होगा, जो व्हाट्सएप का दूसरा सर्वर होगा जो पाकिस्तान के साथ लगा होगा, मतलब पाकिस्तान के बहुत पास होगा, तो वो सर्वर एक्टिव हो जाएगा, पाकिस्तान वाला डीएक्टिव हो जाएगा, ताकि लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते रहें। अगर हाँ कोई भी, मतलब मिसाल के तौर पर, तो उसके लिए आप बनाते हो मैक्रो सर्विसेज। ये ना हमारे कोर्स में नाम सीख सकते हैं क्योंकि मुझे खुद नहीं आता। मैक्रो सर्विसेज ये किस तरह बनाते हैं, ये डिवॉप्स वाले बनाते हैं। डिवॉप्स वाले की बहुत खतरनाक सैलरी होती है। तो अगर ये सीख लिया, डिवॉप्स सीख लिया, तो कोडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें सिर्फ। लेकिन क्या है कि आपको रातों रात बैठना पड़ेगा, क्योंकि जितनी एप्लीकेशन, और डिवॉप्स का 1 या 2 बंदे होते हैं कंपनी के अंदर, ज़्यादा लोग रखे भी नहीं जाते, क्योंकि डिवॉप्स पूरी सिक्योरिटी है। क्लाइंट के अकाउंट्स डिवॉप्स वाले के पास होते हैं, हमारे पास अकाउंट नहीं होते, क्योंकि उसकी डोमेन होस्टिंग, उसके सबको डेटा, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर किसी को सीखना है तो भाई ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, डिवॉप्स वाली भी, ये भी सीखो। अगर 1 साल में मैन स्टैक समझ नहीं आया तो हम डिवॉप्स साइड पे मूव हो सकते हैं। डिवॉप्स में कुछ कमांड्स होती हैं, ऐसे नहीं, कुछ कमांड्स होती हैं जो आपको रट्टा मारनी है, याद कर लेनी है। लेकिन कभी कभी ऐसा इशू आता है, सबसे पहले अगर आपकी कंपनी कोई बैंकिंग की एप्लीकेशन बना रही है तो उसमें वो सिक्योरिटी चेक खतरनाक डिवॉप्स वाला करेगा कि कहीं से भी कोई भी हैकिंग सिस्टम ना हो,
कोई भी हैक मारता है तो सर्वर खुद ब खुद बैठ जाए, ऐसा ना हो कि उसको डेटाबेस तक की रसाई हो जाए, क्योंकि फ्रंट एंड वाला बैक एंड वाला तो कोड लिखेगा ना, उसको थोड़ी पता सामने से कौन आ रहा है। सामने से आने वाले का डेवॉप्स को पता होगा, क्योंकि डेवॉप्स का हिट आ रही होती है। उसके बाद हर टाइम एक ब्लैक स्क्रीन होती है, CMD स्क्रीन, ये इस पे वो हर टाइम कमांड चल रही होती हैं कि सर्वर पर क्या हिट हुआ, कौन आया, किस तरह आया। तो ये एक बहुत खतरनाक फील्ड है, क्योंकि हमारी कंपनी में एक बंदा, उसके साथ मैंने इसी तरह बैठ के उससे पूछा, उसने बोला भाई कमांड तो आप जेन में रख लो, राइट कर लो, लेकिन कभी कभी ऐसा इशू आता है कि आपको रातों रात बैठना पड़ता है, क्योंकि सर्वर आपका अगर बंद हो गया तो यूजर्स ऐप को यूज़ नहीं कर पाते, और क्लाइंट आपके ऊपर चार्ज बैक मार सकता है कि भाई मेरा सर्वर बैठा हुआ है, मेरे लोग, क्योंकि अब जिसका रेस्टोरेंट है और हफ्ते का दिन हो, हफ्ते का दिन ही ज़्यादा सिंपल कमाई हो रही है, खुदा ना खास्ता वो सर्वर बैठ गया तो डेवॉप्स वाला भी वहीं बैठा रहेगा जब तक वो इशू सॉल्व ना हो। कंपनी वाले उसको अलाउ नहीं करते, इसीलिए उसको सैलरी ज़्यादा दी जाती है, और ज़्यादा अक्सर लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं डेवॉप्स वाले। अच्छा, तो भाई इसकी हम बात नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं सिर्फ बताया, ये हम बिल्कुल भी हमें नहीं आता। तो हमें सिर्फ यह है कि हमने APIs बनानी है और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करवानी है। APIs को बनाने के लिए हम Node.js को यूज़ करेंगे। तो Node.js का फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास एक कमांड होगी npm init। इससे पहले हम सिर्फ npm इंस्टॉल चला रहे थे कि भाई यहाँ पर क्या है कि नोड पैकेज मैनेजर को इनिट करवा दो, मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो, जो आपको रिटर्न देगा एक package.json की फाइल। इससे तो हमारा दूर दूर तक राब्ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रेक्ट में package.json तो यूज़ करके हम करके आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे, आपने सबसे पहले यहाँ पर आकर एक कमांड चलाई npm init। npm init का मतलब नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करवा दो। जैसे एक कमांड थी git init था कोई भी चीज़ को इनिशियलाइज करवाने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है भाई आपके पैकेज का नाम क्या होगा, मतलब आपके जो आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो उसका नाम क्या होगा। हमने बोला फर्स्ट क्लास दे दो। आपके पास वर्जन क्या होगा, ये Node.js का जो आपका वर्जन, हमने कहा बाय डिफॉल्ट जो भी चल रहा है वही उठाओ। क्या इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, हमने कहा ऐसे ही जाने दो। एंट्री पॉइंट, क्या आपकी ऐप जब स्टार्ट होगी तो पहली फाइल कौन सी होगी, index.js। अगर किसी को शौक है तो वो main.js जो भी नाम लिखना चाहे लिख सकता है, लेकिन जो पहली फाइल होगी बाय डिफॉल्ट ये कौन सी उठाएगा, index.js। उसके बाद इसकी टेस्ट कमांड, भाई कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह चलाओगे, हमने कहा जो आपकी अपनी कमांड है वही की वही चलाना, हमने कोई कमांड अभी नहीं स्टार्ट करनी। क्या कोई गिट के साथ रिपोजिटरी है, हमने कहा नहीं अभी कोई भी नहीं है। कीवर्ड्स हैं ऑथर, कि भाई आपका इसका मेन ऑथर कौन है, क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो क्लाइंट का नाम यहाँ पे देते हो। कीवर्ड के रिसर्चिंग के लिए आप SEO जब करा रहे होते हो ना, तो उस समय आप यहाँ पे कीवर्ड देते हो कि मेरी ऐप इस नाम से सर्च हो सके, कि भाई ई-कॉम के नाम से, फूड के नाम से, तो वो आप कीवर्ड्स पास करते हो। ऑथर कि आपका ऐप ओनर का नाम। अभी हमने कहा लाइसेंस, हम रह रहे हैं पाकिस्तान में, लाइसेंस नहीं भी होता तो भी ट्रैफिक पुलिस वाले को 50 रुपये देकर छोड़ जाते हैं, लेकिन इसको लाइसेंस चाहिए। ISC का इसका बाय डिफॉल्ट लाइसेंस है। हाँ, अगर आपने खुद अपना कोई लाइसेंस बनाया है जो Node.js को दे रहे हो वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ISC लाइसेंस के आपके पास जो इंटरनेशनल सिस्टम, इसकी क्या है, मुझे इसकी स्टैंड फॉर इंटरनेट सिस्टम कोर्स सराउंड टीम। तो ये आपके पास एक सिंपल लाइसेंस है जो आपके पास, आप इसको ना सिंपल क्या है कि भाई लाइसेंस बाय डिफॉल्ट आप खुद भी बना सकते हो उसको होस्ट करके, लेकिन अभी हम यही का ये यूज़ कर रहे हैं ISC। उसके बाद आप यहाँ पे आके यस कर दोगे। तो यस करने के बाद आपके पास एक
पैकेज बना चुका होगा ये। अच्छा, हमने इसी के अंदर बना दिया। हम यहाँ से उठाते हैं इसको, एक नया फोल्डर बनाते हैं Node.js और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक फाइल बनी package.json की। तो हमारे पास package.json के अंदर इसने वही जो आपने डिटेल दी थी इसने स्टोर कर ली कि भाई नेम क्या होगा, इसका वर्जन क्या होगा, इसका लाइसेंस क्या होगा, ऑथर। बाद में भी जाके आप ऑथर का नाम लिख सकते हो। ये नहीं कि अब फिक्स हो गया कि भाई यही नाम था, अब यहाँ जाके चेंज भी कर सकते हो जब आपको चेंज करना हो। ठीक है भाई। अब हमें क्या है, एक नई फाइल बनाते हैं Node.js की। जैसे कि हमने बोला फर्स्ट फाइल कौन सी होगी, index.js। आपने बोला console.log हेलो वर्ल्ड, ये करना ज़रूरी है तभी Node.js समझ आएगी। अच्छा, तो आप यहाँ पर आकर सबसे पहले कोई भी Node.js का प्रोजेक्ट चलाने के लिए आप Node.js की कोई फाइल को चलाने के लिए आप यूज़ करते हो नोड स्पेस फाइल का नाम, नोड स्पेस फाइल का नाम। मतलब कोई भी अगर आपको फाइल रन करनी है तो नोड और फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन, जो भी आपकी एक्सटेंशन होगी, तो आप इससे आपके पास ये फाइल रन होगी और यहाँ लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। इसी तरह मतलब आपके जितनी भी कमांड्स होंगी वो आप इजीली वन बाय वन इसको चलाते रहोगे और आपके पास आउटपुट आता रहेगा। अब सवाल ये है कि हमने ये कंसोल करने के लिए तो सीखा नहीं है, एपीआई बनाने के लिए सीखा है। तो पहले तो हमें इसको सर्वर बनाना पड़ेगा। इसको सर्वर बनाने के लिए आपको एक कमांड यूज करना है nodemon। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी मसला क्या आ रहा है कि मैंने भाई ये कंसोल किया और यहाँ जाकर ये लिखा, और अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे बार बार इसको रन करने की ज़रूरत है। रेक्ट या नेक्स्ट में तो ये था ना कि चेंजिंग करते थे फिर खुद ब खुद ही चेंजिंग हो जाती थी। तो इस चेंजिंग के लिए आप जो पैकेज यूज करोगे वो कौन सा है, nodemon, जो आपके लिए एज अ सर्वर बन जाएगा कि वो हर बार जब जब चेंज करोगे ऑटो रीन्यू खुद ब खुद चलेगा। तो ये एक पैकेज है nodemon। इसको आप अगर सर्च करते हो तो ये आपको बताएगा कि भाई आप इसको यूज कर सकते हो ताकि रन टाइम पर आपके पास एज अ सर्वर बन जाए और इजीली आप इसको रन कर सको। तो आप सिंपल क्या करोगे, पैकेज को क्रिएट करने इंस्टॉल करने के लिए, जैसे कि आपको याद है npm install nodemon, तो आपने एक कमांड चलाई npm install nodemon, तो आपके पास nodemon हो गया। अब हाँ, हमें अगर ये जानना है कि nodemon हुआ या नहीं हुआ, ये हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, package.json में डिपेंडेंसीज के अंदर। ऐसी है ना भाई, package.json के अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर आपको ये पता लग गया कि भाई nodemon इंस्टॉल हो गया जिसका वर्जन ये है 3.91। अब आपने जब इसको सर्वर बनाना है तो सर्वर बनाने के लिए आपके पास आपने कमांड बना दी स्टार्ट, कि स्टार्ट हो रेक्ट में। अगर आप रेक्ट का या Node.js जो अभी आपने प्रोजेक्ट खोला था Next.js का, इसके अंदर एक डेव की कमांड थी जो कि क्या रन करता था, नेक्स्ट डेव। अच्छा, नेक्स्ट की बिल्ड बनाने के लिए npm रन बिल्ड बनाते हैं, इससे आपका बिल्ड बन जाती है जैसे रेक्ट में बनाते थे। फर्क क्या है, वहाँ यहाँ रेक्ट में बिल्ड का फोल्डर आता है, नेक्स्ट में डॉट नेक्स्ट का फोल्डर आता है और dist डिस्ट का फोल्डर होगा। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है कि जब भी हम डेव की कमांड चलाते थे तो बाय डिफॉल्ट क्या चलता था, नेक्स्ट डेव। यहाँ पर आकर क्योंकि आप खुद इसको सर्वर बना रहे हो तो आप जो सर्वर बनाना चाह रहे हो वो कौन है, nodemon। आगे आप अपनी पहली फाइल का नाम दोगे कि कहाँ से स्टार्ट हो, तो आपने क्या बोला, nodemon स्पेस index.js के स्टार्ट की कमांड इसको चलाना। अब हम यहाँ पे आते हैं और अब हम चलाते हैं। अब हमें जो कमांड चलानी है वो चलानी है
अगर आप ये चलाओगे ना नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये फिर भी वही का वही चलाएगा क्योंकि आप फाइल को रन कर रहे हो। अब आपने फाइल को रन नहीं करना, अब आपने कमांड रन करनी है। आपने क्या रन करना है? कमांड। तो कमांड रन करने के लिए npm start। तो आपके पास अब ये एक सर्वर बन गया है कि वो अब आपसे अब जब जब आप चेंज करोगे, मैंने यहाँ पर आया console.log, तो आपके पास यहाँ पर, हाँ तो मैंने यहाँ पे लिखा टेस्टिंग, तो जब जब टेस्टिंग लिख रहा हूँ तब तब ये सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है। तो नोडमोन आपकी हेल्प करता है सर्वर को बनाने के लिए कि आप इजीली सर्वर को क्रिएट कर सको। अब ये आपके लिए सर्वर बन गया है। अब आप जब जब कुछ भी चेंज करोगे, एक चीज़ याद रखना, इसको ऑटो सेव अगर किसी के पास लगा हुआ है तो बैकएंड वाला लाजमी इसको बंद करता है। आपने भी बंद करना, वरना क्या है वो हर बार एक एक लाइन लिखो, एक एक वर्ड लिखोगे, पीछे बार बार चल रहा होगा। तो इससे क्या होता है, आपकी मेमोरी कंज्यूम हो रही होती है। जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्लस्टर बनेगा, वो फिर जब बिल्ड बनाओगे तो फिर मसले आएंगे। तो ऑटो सेव अगर किसी के पास था तो वो उसको बंद करेगा Node.js के अंदर जाकर। ऐसा ना हो कि आप इसको ऑन कर रहे हो और पीछे से वो होता क्या कि आप एक वर्ड भी लिखोगे, रीस्टार्ट होगा, पूरी बिल्ड फिर से चलेगी। क्योंकि MongoDB अभी हमने कनेक्ट नहीं किया, जब हम MongoDB कनेक्ट कर देंगे तो ये बार बार MongoDB को कनेक्शन मंगाएगा, फिर आप इससे तंग आ जाओगे। फिर आपको और फिर जब बिल्ड बनाओगे फिर बोलोगे हाँ वो रिएक्ट ही सही था, वो इसी था इससे। अच्छा भाई, अब हमारे पास ये आ गया। अब जैसे कि हमने बात की थी कि भाई हमारी हेल्प करेगा कोई भी एपीआई बनाने के लिए कौन? एक्सप्रेस। तो आप एक्सप्रेस को भी जाकर इंस्टॉल कर लोगे। बिल्ड के आपका जब कोड होता है ना, वो आप किस सर्वर पे अपलोड करते हो, क्योंकि अभी तो ये लोकल पे है। जैसे ये थी लोकल होस्ट, अब मैं इसको हिट करूंगा तो अब ये मुझे एरर देगा। क्यों? कि आपका Next.js का सर्वर बंद हो चुका है। तो जब बिल्ड बनती है वो आप उठाकर कोड बना देते हो, Node.js के सर्वर पर डाल देते हो, और फिर वो लाइव यूज हो सके, फिर उसको सर्वर की ज़रूरत नहीं होती, फिर वो लाइव सर्वर उठाता है। तो ये बिल्ड आप बना रहे होते हो। जैसे आपने रैक की बिल्ड बनाई थी npm रन बिल्ड करके, तो ये बिल्ड उस चीज़ की बात हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पे जाकर आप एक्सप्रेस को इंस्टॉल कराओगे, तो इसकी कमांड है। एक्सप्रेस को क्यों करा रहे हैं? ताकि आपकी Node.js की एपीआईज बनाने में आपकी हेल्प कर सके। तो आपने कमांड चलाई npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। ये पंखा चला देंगे सर? Node.js सीखना है, वो नहीं सीखना। नहीं, मैंने कहा कहीं और पहुंच गया Node.js के साथ साथ। थैंक यू यार। अच्छा, तो हमने यहाँ पे जाकर एक्सप्रेस को इंस्टॉल करा लिया। एक्सप्रेस का वर्जन हमारे पास आ रहा है 4.21.2। जिसके पास जो Node.js का वर्जन होगा वो उसके हिसाब से करेगा। अगर मेरे पास अभी Node.js कोई ऐसा बोले वो सर के पास तो वो वर्जन आया था, मैंने भी वही करना है, लाजमी नहीं है कोई भी वर्जन पे ही उठा लेगा। मेरे पास जो अभी Node.js का वर्जन है वो है 22। अगर किसी का 16 है, 18 है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये फिक्स नहीं है कि आपके यही होने चाहिए तभी चलेगा। ये वर्जन डिपेंड करता है Node.js के ऊपर, जो आपने अपने सिस्टम में Node.js किया हुआ है। तो हमारे पास जो Node.js है वो कौन सा है? 22। तो आपके पास जो भी हो उसके हिसाब से आप चला सकते हो। अच्छा, अब एपीआईज को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू, याद रखना कि इसके अंदर हम लोग जब रेक्ट में कर रहे थे तो इंपोर्ट करते थे, यहाँ इंपोर्ट नहीं, यहाँ रिक्वायर को यूज़ कर रहे होते हैं। रिक्वायर REQUIRE, रिक्वायर से आप अपने पैकेज का नाम देते हो, जो भी आपको पैकेज इंस्टॉल कराना हो या यूज़ करना हो। वहाँ पे हम क्या करते थे? इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रेक्ट, ऐसे ही था ना भैया? जब आप यूज स्टेट यूज़ करते थे,
ये आप इस तरह करके कर रहे होते थे। लेकिन अगर इसी चीज को हम रिएक्ट में नोड जेएस में करना चाहें, var a इक्वल टू रिक्वायर यूज स्टेट, यूं करके, ये आप लोग इस तरह करके कर रहे होते हैं, मतलब रिक्वायर को यूज कर रहे होते हैं। तो आपने यहां पर आकर एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर में आपके पास आपने ये मंगा लिया कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर के, रिक्वायर उठाकर एक्सप्रेस लेकर आ जाओ, मतलब कोई भी लाइब्रेरी को उठाना हो तो आप, अच्छा इंपोर्ट की स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ जाके आप मॉड्यूल देकर वो भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर दो मॉड्यूल और उस हिसाब से, लेकिन अभी स्टार्टिंग में है तो जो नोड जेएस का अपना मेन फ्लो है उसको लेके चलते हैं ताकि हमें पता हो कि काम किस तरह हो रहा होता है। तो रिक्वायर का आप एक यूज करते हो और उसमें आप इसको इंपोर्ट करा देते हो, सही है भैया। उसके बाद आप कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट इसका नाम ऐप रखा जाता है। कॉस्ट हमें पता है जो चीज़ फिक्स हो उसके लिए हम क्या लगा रहे होते हैं, कॉस्ट। तो ये सब वेरिएबल जो अभी हम बना रहे हैं ये फिक्स है, इसलिए हमने कॉस्ट लगाया हुआ है। ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, जो नाम यहाँ पर लिखा था वो नाम उठाकर आपने यहाँ पर दे दिया, सही है भैया। यहाँ तक सब कुछ समझ आ रही है? ये समझ आ रही है बीच या नहीं आ रही? आ रही है, पक्की बात है, सेट है। अच्छा, तो यहाँ पर जाकर आपने एक्सप्रेस दे दिया, ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि भाई आपके पास एक पोर्ट असाइन होता है, पोर्ट असाइन होता है ना भाई। रिएक्ट में 3000 था, नेक्स्ट जेएस में 3000 था, मतलब आपका पोर्ट जो है जिस पे आप रन कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पर जाकर अभी मेरे ख्याल यहाँ ओपन है तो ये आपका पोर्ट था 3000। बैकएंड में पोर्ट आप खुद असाइन करते हो कि किस पोर्ट पे क्या चलना चाहिए, क्योंकि एक ही सिस्टम पे मल्टीपल बैकएंड चल सकते हैं, तो हर पोर्ट का अलग अलग वो होगा, मतलब मेन पोर्ट अलग अलग होगा। तो आपने यहाँ पर जाकर एक वेरिएबल बनाया पोर्ट और आपने इसको बोला भाई 5000 पे चलना। अक्सर इसको 5000 पे रखते हैं, लेकिन अगर आप एक ही टाइम पर एज अ बैकएंड डेवलपर कंपनी में काम कर रहे हो तो आप 5000 नहीं रखोगे, आप अलग अलग रखोगे, ताकि अगर उसका काम है तो उसके लिए वो वाला सर्वर चले, तो किसी और ऐप का काम है तो उसके लिए अलग सर्वर चले, तो वो आप पोर्ट अलग अलग असाइन कर रहे होते हो, फिक्स नहीं होता। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप एक ही ऐप बना रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप पोर्ट क्या रखते हो, 5000। अब कोई बोला पोर्ट में मैं अपना नाम लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, लेकिन असाइन पोर्ट होना चाहिए, तो जो फॉलो है, जो रूल है उसको आपने फॉलो करना। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर ऐप के अंदर इस ऐप पर ये पोर्ट ऐप को असाइन करना है, पोर्ट आपने क्या करना है, ऐप को असाइन करना है। तो इसके लिए आप लिखते हो ऐप डॉट लिसन, ऐप डॉट लिसन, कि भाई आपने लिसन करना है किसके ऊपर, मेरे इस पोर्ट के ऊपर। और जब भी ये पोर्ट आएगा तो आपका से एक कॉल बैक फंक्शन, ये तो सबको पता है ना कॉल बैक फंक्शन, जिसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद कॉल होता है। कंसोल डॉट लॉग आपने बोला कि भाई आपका सर्वर जो है वो रेडी है और किस पोर्ट पे, अगर मुझे यहाँ पे कोई वो वैल्यू दिखानी है वेरिएबल की तो मैं क्या लगाऊंगा, टेम्पलेट, लिटरल टेम्पलेट। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर से इसको चलाएंगे, तो हमारे पास आ गया कि पोर्ट सर्वर रेडी इन पोर्ट 5000, क्या आपका सर्वर अब लिसन कर रहा है 5000 को। सही है भैया, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गई। सबसे पहले एक्सप्रेस को मंगाया, एक्सप्रेस को उठा के ऐप को दे दिया, ऐप बाय डिफॉल्ट पूरी अब जितना भी काम होगा वो सब इस ऐप के ऊपर होगा, जितनी एपीआई बनेंगी वो सब इस ऐप के ऊपर बनेंगी। और उसके बाद आपने क्या बना दिया, यहाँ पर आकर पोर्ट बना दिया कि किसके ऊपर आपने लिसन करना है।
यहां तक किसी का कोई सवाल है? अब फर्स्ट एपीआई बनाते हैं, ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट गेट, क्या पे गेट करो और उसके बाद आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा। और आपको पता है कि अभी हमने नेक्स्ट जेस में काम किया था, जब भी कोई एपीआई हिट होती है तो उसमें दो होता है, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट जो फ्रंट एंड से आ रहा होता है, रिस्पॉन्स जो बैक एंड से जा रहा होता है। तो आपने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो यूजर। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये आपका सर्वर रेडी इन ये है। अब मैं यहाँ जाकर ये हिट करूंगा तो मेरे सर्वर पर लिखा आ गया हेलो यूजर। जब जब मैं इसको हिट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपने दोबारा से इसको हिट किया। अब आप जब जब इसको हिट करोगे तब तब आपके पास हेलो यूजर वो लिख के दिखाएगा कि भाई आप फ्रंट एंड से कोई ना कोई एपीआई हिट कर रहे हो। आ रही है समझ कि आपने ऐप डॉट गेट, नहीं आप बाबा वही तो बताया मैंने, आपने दे दिया 1000। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कुछ भी दो। अब मैं जो इसको हिट करूंगा वो 100 के ऊपर, तो आपने 100 किया तो आपके पास 100 पे हिट कर रहा है। जो पोर्ट आप उसको असाइन करोगे उस पे हिट करेगा। तो आपको अब वो मतलब ये पोर्ट आपकी अपनी मर्जी है कि आप जो पोर्ट उसको देना चाहो। रैक में तो अपनी मर्जी नहीं थी ना, क्योंकि रैक तो खुद उठाता है, खुद बनाया होता है उसका 3000। अगर वो 3000 आपका बिजी होता है तो 3001 पे ले आता है वो बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर पोर्ट आप खुद असाइन करोगे, लेकिन जो मार्केट बोलती है कि अगर आप एक ही ऐप पे काम कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट उसका 5000 रखो, 3000 फ्रंट एंड 5000 बैक एंड। अगर आप एक साथ 3 ऐप पे काम कर रहे हो तो 3001 3002 3003, तो उसके ऊपर आप हिट कर रहे होते हो। सही है भैया? तो यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब ये कहता है ऐप डॉट गेट, गेट का मकसद कोई भी एपीआई को गेट करने का, पोस्ट कोई भी एपीआई को पोस्ट करने, जो अभी हम पीछे सीख के आए हैं गेट और पोस्ट बैकएंड पे। अब क्या हो रहा है, एक मसला आ रहा है कि आप जब रन कर रहे हो यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिखा रहा। अच्छा अभी तो हमारा अब तो क्या है 5000 ना, तो आप इसको 5000 करो। आपने हिट, यार ये यहाँ जाकर आपने 5000 किया, यहाँ पर आपका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आपको हेलो यूजर वो कंसोल करके दिखा देता है। मैंने फिर से हिट किया, हेलो यूजर आपने लिखा, गेट कर रहे हैं। अरे भाई, तो हमारे पास क्या लिखा आ गया, हेलो यूजर। इससे पहले ये दो थे, अभी ये नया वाला हेलो यूजर प्रिंट हो गया। अब आप चाहते हो कि यार आप ना वापसी उसको कुछ भेजो, रिस्पॉन्स भेजो, तो उसके लिए हम क्या REQ यूज करेंगे, RES यूज करेंगे। रिस्पॉन्स फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है, बैक एंड वाला क्या देता है, रिस्पॉन्स। तो आप इसके लिए लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब सेंड में आपके पास मल्टीपल मेथड है, सेंड कर सकते हो, सेंड डेटा करना है, सेंड फाइल करनी है, सेंड स्टेटस करना है, क्या करना है। अभी आपने बोला सेंड कर दो, तो अब जब आप ये एपीआई हिट करोगे आपका क्या लिखा आ गया, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि आपने उसको यहां से क्या भेज दिया, रिक्वेस्ट डॉट सेंड, कि भाई आप उसको रिस्पॉन्स सेंड कर दो। सेंड करते वक्त मल्टीपल है, सेंड है, सेंड डेटा है, सेंड फाइल है। अक्सर आपने कोई फाइल भेजनी है तो सेंड फाइल, सिर्फ स्टेटस भेजना है तो सेंड स्टेटस, तो ये सब हम अभी यूज़ कर रहे होंगे। तो
तो अभी हमने क्या यूज किया, डॉट सेंड, कि फ्रंट एंड से कोई भी रिस्पॉन्स आए उसके रिटर्न में आप ये भेज देना। सही है भैया। इसी तरह आपके पास ऐप डॉट पोस्ट है, पोस्ट में भी आप स्लैश, अच्छा अब हम यहाँ पे राउटर अगर देते हैं स्लैश यूजर, तो अब ये कब हिट होगा, जब हमारे पास स्लैश यूजर आएगा। अब हम यहाँ पे आए, हमने हिट किया, हमें कुछ भी नहीं देगा। हमने बोला स्लैश यूजर पे इसने क्या दिखा दिया, हेलो वर्ल्ड। तो आप अपने राउटर्स यहाँ डिफाइन करोगे। अभी हम, क्योंकि जो हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे वो हम कर रहे होंगे MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जहाँ पे आपके राउटर्स अलग बन रहे होंगे, कंट्रोलर अलग बन रहे होंगे, मॉडल अलग होंगे। अभी तो हम फर्स्ट API बना रहे हैं, सब कुछ यहीं पे बना रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा, ये API यहाँ नहीं बनेगी, राउटर्स के अंदर बनेगी और उसका मेन फंक्शन कंट्रोलर के अंदर लिखा होगा। तो आप उसके स्ट्रक्चर को MVC बोलते हो। अच्छा, तो हमारे पास ऐप डॉट गेट ऐप के ऊपर आप हिट करवा रहे हो। अब आपने बोला भाई अगर पोस्ट होती है तो फिर आप रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स लो, कोई भी पोस्ट की API आप डायरेक्ट यहाँ पर हिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ओनली डेटा गेट करता है। पोस्ट की API को हिट करने के लिए आप या तो पोस्टमैन में या API इंटीग्रेशन में यूज कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे सर्वर यहाँ पे हिट मार के टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या टेस्ट कर सकते हैं, जो गेट की API होगी, गेट की API को आप यहाँ टेस्ट कर सकते हो। अब मुझे पोस्ट की करनी है, जैसे मेरे पास है एंड पॉइंट, अच्छा हमने स्लैश पे बनाया हुआ है, तो हमने बोला पोस्ट करो, तो हमारे पास इधर सर्वर पे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। जब जब हम हिट करेंगे तब तक हमारे पास सर्वर पर ये हेलो वर्ल्ड दिखा देगा। अगर मुझे कुछ इसको डेटा भेजना है पोस्ट के अंदर, तो मैं कैसे भेजूंगा, रिक्वेस्ट डॉट सेंड हेलो पोस्ट API। तो अब हमारे पास पोस्ट की API में लिखा आ जाएगा हेलो पोस्ट API। सही है भैया। उसके बाद अक्सर आप लोग ये कर रहे होते हो, कोई स्टेटस भेजना है, रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस के अंदर आप बताते हो अपना कोड नंबर, स्टेटस के अंदर आप क्या बताते हो, कोड नंबर। 200 का मकसद होता है काम सही करके हो गया है, और फिर डॉट जेसन, डॉट क्या बोलते हो, जेसन, ताकि यूजर को एक जेसन ऑब्जेक्ट मिले। इसमें आप अपनी क्या पास करते हो, बॉडी, जिसके अंदर आपने बोला भाई स्टेटस दे देना ट्रू, मैसेज दे देना पोस्ट API हिट। अब जब हम इसको हिट करेंगे तो हमारे पास यूं करके स्टेटस आएगा, स्टेटस ट्रू और मैसेज पोस्ट API हिट, ये स्टेटस कोड आ रहा है। जो स्टेटस कोड आप यहाँ से भेजोगे वो ये यहाँ पे दिखाएगा। 201 भेजा तो यहाँ पे स्टेटस इसने क्या दिखाया, 201। अगर यहाँ पे मैं 400 भेजूंगा, 404 नोट फाउंड भेजूंगा, तो क्या लिखा आ गया, नोट फाउंड। मतलब ऐसा कोई यूजर जो इनकरेक्ट है तो आप उसको स्टेटस भेजते हो 4004, जिससे फ्रंट एंड पे कंडीशन लगी होती है कि इसको एरर दिखाओ कि भाई ये आपका यूजर नहीं है, तो 404। तो स्टेटस के लिए आप रेस्ट डॉट स्टेटस में डिफाइन करते हो अपना स्टेटस कोड। सही है भैया। 200 होगा तो काम बिल्कुल सही हो गया है। 201 है तो आपने कोई API क्रिएट की है, डेटा क्रिएट किया है। अगर आप देखो इसको, आप सबको ना टेस्ट करने के लिए यूं करके, याद तो मुझे भी सब नहीं है कि क्या क्या होगा। तो 300 पे ये भेज रहा है। अच्छा अब कोई हो वो बोले भाई मेरी मर्जी, मैं तो ये लिख रहा हूँ 3000। अब वो बेचारा जब हिट करेगा 405, वो बोलेगा भाई कौन सा एरर दे रहे हो, इंटरनल सर्वर एरर, और आपके पास बैकएंड पे ये क्रैश हो चुका होगा, क्योंकि स्टेटस कोड ही उसको ऐसा मिला है।
इंटरनल सर्वर एरर। तो भैया जान के सर्वर को नहीं क्रैश करना। अब मैंने यहाँ जाकर इसको बोला 300, इसको हिट किया, सर्वर खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा। अब मैं हिट करूंगा तो जान के तंग नहीं करना इसको, सिर्फ आपने चेक कर सकते हो कि किस पर कौन सा स्टेटस कोड है। अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं डाल सकते, वो कंडीशन लगी हुई। अगर किसी को देखना है सारे स्टेटस कोड तो वेबसाइट है स्टेटस कोड लिस्ट, ये चेक करो और 1 बाय 1 चेक करते जाओ। इसके अंदर जितने भी लिस्ट हैं ये सब के सब आपको 1 बाय 1 बताएगा कि 200 का काम क्या है और 201 का काम क्या है, 202 का काम क्या है। जैसे अगर आप यहाँ पे कोई नया यूज़र आ रहा है और उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है तो आप 202 पास करोगे तो आपके पास आएगा एक्सेप्टेड, कि ये काम एक्सेप्ट हो गया। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर रहे हो। आपका स्टेटस कोड सही होना चाहिए ताकि फ्रंट एंड वाला जान सके क्या काम हुआ है। फ्रंट एंड वाला स्टेटस कोड पे कंडीशन लगाएगा कि क्या स्टेटस कोड आया है, ये आया है तो ये एरर दिखाओ, ये आया है तो ये एरर दिखाओ। जैसे हमारे पास फायरबेस में था ना कि ईमेल के भाई इसमें पासवर्ड जो है वो 6 लेटर नहीं होने चाहिए, वीक पासवर्ड है ये, तो हमें स्टेटस कोड दे रहा था, वो स्टेटस कोड पे हमने कंडीशन लगाई थी। इसी तरह यहाँ पर भी स्टेटस कोड आप दे रहे होगे। सही है भैया। तो अब आपने नेक्स्ट जेएस पे एक तो एपीआई लाजमी क्रिएट करनी है और उसके साथ साथ नोड जेएस पे स्टार्ट करना है। सही है भैया। नोड जेएस पे ये एपीआई बना के इसकी वीडियो लाजमी शेयर करनी है, ये तो लाजमी है। ये जिसके पास नहीं होगा वो कल की क्लास में नहीं बैठेगा। ये बहुत छोटा सा कोड है, कोई लंबाई तो है ही नहीं, ऐसी है ना भैया। सिर्फ अभी जाते ही कर लो क्योंकि उसको बाद तरावी पढ़नी है, फिर आपको सो जाना है, थक जाएंगे ना यार हम, तो इसलिए फिर टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए भाई आपको ये काम करके आना है। नेक्स्ट जेएस की करो या ना करो, वो हमारे कोर्स में सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं किया कल की क्लास में नहीं होंगे आप। सही है भाई। कल वैसे भी रोज़ा है, अगर नहीं किया तो मत आना, ऑफ करना ताकि रोज़ा पहला रोज़ा ज़्यादा ना लगे। बाकी टाइमिंग है 12 से 1:30, तो यही टाइमिंग होगी। सही है भैया। ओके भाई, सही है, ऑफ कर सकते हैं।